बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो आप सबको मेरी आवाज़ आ रही हो कि लास्ट जो हमने रेजोनेंस का लेक्चर एंड किया था वो हमने हाइपर कंजुगेशन में किया था। ये ऑलमोस्ट हाइपर सॉरी क्रॉस कंजुगेशन पे हमने एंड किया था और इसी को हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है बस इस लेक्चर में। और थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है रेजोनेंस के, लाइक बेसिकली व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द रेजोनेंस। तो क्रॉस कंजुगेशन भी एक रोल प्ले करती है उसी एप्लीकेशंस पे। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं और दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर रेजोनेंस। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्रॉस कॉन्जुगेशन का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया था। क्रॉस कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या है। क्रॉस कॉन्जुगेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए छोटी सी एग्जांपल है। हम इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लाइक ये ऑक्सीजन है, कीटो एलिमेंट है, ये सी डबल बॉन्ड सी के साथ अटैच है। देन फर्दर मैंने कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड किया। कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करना अब आपको अच्छे तरीके से आइडिया है। ठीक है। तो दिस इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन। यू कैन सी कि ये लोन पे यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होके देन इस कार्बन कार्बन सिंगल पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। देन सो ऑन, आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो। तो दिस type of conjugation is moving on both sides, towards this side and from this side towards this side. ठीक है। नो, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है like we can see the continuous form of conjugation or not? हमने ये देखना है कि क्या कंटिन्यूअस फॉर्म है। यहाँ पे आपके पास सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे आपके पास हीट्रो एलिमेंट है, देन अगेन सिंगल बॉन्ड के थ्रू सी डबल बॉन्ड सी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस हीट्रो एलिमेंट का इसके साथ देखते हैं। तो अगर यहाँ से ये लोन पेयर डबल बॉन्ड यहाँ बनाए तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, ये सारा आपको आइडिया है। ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड इस साइड पे बना रहा है, सेम अगर ये इस साइड पे बनाए तो अगेन ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना देगा। मीन्स कि ये जो सेंटर में एक ग्रुप प्रेजेंट है ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है। ठीक है। और ये जो सेंटर में ग्रुप है, अगर हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, इस ग्रुप को मैं ग्रुप ए कह दूं, इस सी डबल बॉन्ड सी को, इस ऑक्सीजन को मैं ग्रुप बी बोल दूं और देन इस सी डबल बॉन्ड सी को मैं ग्रुप सी बोल दूं। ठीक है। तो ये जो ग्रुप बी है ये ए के साथ कॉन्जुगेशन में है। सेम ये ग्रुप बी सी के साथ भी कॉन्जुगेशन में। लेकिन क्या ए और सी, ये दोनों ग्रुप्स, ये दोनों सी डबल बॉन्ड सी कॉन्जुगेशन में है? तो कॉन्जुगेशन के लिए हमें पता है डबल सिंगल डबल सिंगल। तो डबल सिंगल देन अगेन सिंगल। इट्स मीन कि ये सी डबल बॉन्ड सी इस सी डबल बॉन्ड सी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो दिस इज बेसिकली नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन कि ये जो हमारे पास सेंटर में ग्रुप होता है ये फर्स्ट ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है। सेम ये थर्ड ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। ये सेकंड वाला जो ग्रुप है ये थर्ड ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। बट फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप्स आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो दिस टाइप इज बेसिकली नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन। सेम ये आपके पास एक एक फर्दर एग्जांपल है जिसमें यहाँ से सी डबल बॉन्ड सी अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड आता है तो ये जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके ओ नेगेटिव हो जाए। सेम अगर इस साइड से देखो तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके अगर इस सी डबल बॉन्ड सी हो तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन ब्रेक होके ओ नेगेटिव इधर हो जाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होके, इसका मतलब ये ग्रुप जो है कार्बोनाइल ग्रुप इस साइड में भी कॉन्जुगेशन में है और इस साइड से भी कॉन्जुगेशन में है। बट डबल सिंगल देन सिंगल, इसका मतलब ये ग्रुप ए ग्रुप सी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली बेसिकली नोन एज कॉन्जुगेशन। ये ऑक्सीजन इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, आपको खुद पता है, मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कॉन्जुगेशन में कैसे है, ये ऑक्सीजन यहाँ लोन पे डोनेट करेगा। हमने सारे कॉन्जुगेशन की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में अटैचमेंट कैसे करनी है बेंजीन रिंग के साथ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने जो है बेंजीन रिंग के साथ अटैचमेंट कैसे करनी है, या सिंपल आपके पास चेन्स की फॉर्म में अल्काइल चेन्स हैं तो वहां पे अटैचमेंट्स कैसे होनी है। ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर यहाँ बनाएगा तो जाहिर सी बात है ये डोनेटिंग ग्रुप है तो रिंग में नेगेटिव चार्ज इंसर्ट करेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
सेम ये ऑक्सीजन इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, बट ये दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। आप लोग देख सकते हो दिस इज डबल देन सिंगल, तो यहाँ पे तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी क्रॉस कॉन्जुगेशन की, ये भी एग्जांपल है क्रॉस कॉन्जुगेशन की, ये भी एग्जांपल है क्रॉस कॉन्जुगेशन की। ये ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा, ये कार्बोनाइल ओ नेगेटिव हो जाएगा, कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर वो नेगेटिव हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर लोन पेयर डोनेट करे, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो यहाँ एक लोन पेयर डोनेट करे तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज अनदर एग्जांपल, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ द क्रॉस कॉन्जुगेशन। ऑल्दो कि ये आपके कोर्स का कंटेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये कार्बोनाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक हो गया। मींस ये ग्रुप दोनों साइड पे एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन, ये ग्रुप जो है ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे ये कार्बोनाइल के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल क्रॉस कॉन्जुगेशन, कि आपके पास जो बिटवीन ग्रुप्स हैं वो टू साइड्स पे कॉन्जुगेशन में है, कार्बोनाइल यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। और सेम दिस ऑक्सीजन एलिमेंट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी और इस साइड पे। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है बेसिकली, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इसके साथ अटैच है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को बेंजीन रिंग के साथ कैसे अटैच करना है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को बेंजीन रिंग के साथ कैसे अटैच करना है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल क्रॉस कॉन्जुगेशन की बेसिक एग्जांपल है। तो आपके लिए क्रॉस कॉन्जुगेटेड फॉर्म बनाना कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम सिंपल क्या करेंगे, डबल देन सिंगल। अगर हम लाइक हाउ वी कैन मेक द कंपाउंड्स व्हिच कैन शो क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो सिंपल है डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल, जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो। फिर आप क्या करो, यहाँ पे किसी भी कार्बन के साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, किसी भी कार्बन के साथ आप यहाँ पे ब्रांच एक ड्रॉ कर दो, देन सिंगल डबल सिंगल डबल। तो दिस इज सो सिंपल केस कि पहले आपने क्या किया, हॉरिजेंटल डबल सिंगल ड्रॉ किया, देन आप किसी भी कार्बन के साथ अगेन सिंगल डबल फॉर्म अटैच कर दोगे। तो आप देखो ये ग्रुप जो है डबल सिंगल डबल इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। सिमिलरली डबल सिंगल डबल ये ग्रुप इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, ये ग्रुप इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, बट ये जो ग्रुप है आपका वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल सिंगल सिंगल डबल। सो दिस इज somehow अबाउट क्रॉस कॉन्जुगेशन। आल्दो कि मैंने पहले भी बताया है कि दिस इज नॉट जो कोर्स कंटेंट, बट हमें थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका आइडिया होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने फिर आपको बता दिया डबल सिंगल देन डबल और फिर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ग्रुप इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, ये ग्रुप इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा, बट ये जो ग्रुप है, ये आपके पास जो ग्रुप होगा ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल सिंगल सिंगल। सो इट्स मीन कि यहाँ पे तो 2 दफा सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। लाइक अगर इसको मैं बोलूँ ग्रुप बी, तो ये इसके साथ है, सी के साथ भी है, ये ग्रुप बी ए के साथ भी है, बट ये ए सी के साथ नहीं है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। अच्छा, हम बेसिकली बात करेंगे इंपॉर्टेंस पे, लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, जिसकी आगे आगे भी हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी व्हेन वी गो टुवर्ड्स द physical importance of resonance, like what are the benefits of resonance, जब हमने थोड़ी सी एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस को स्टडी करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस को हमने स्टडी करना है। अच्छा, यू आर हेयर प्रोवाइडेड विद द 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये आपके पास एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके पास CH2 नेगेटिव देन कार्बोनाइल है, देन एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, देन अगेन CH2 नेगेटिव कार्बोनाइल, देन एक आपके पास अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है, then CH2 negative, then carbonyl, then एक अमाइनो ग्रुप अटैच। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि which will be the stable, which will be the stable most stable compound, इन तीनों में से, इन तीनों बेसिकली these are the anions, ठीक है। इसको एनाइन बोल सकते हैं क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो सिंपली मैं इसको अगर इंटरमीडिएट बोल दूं
तो इन तीनों इंटरमीडिएट में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? आल्दो कि यहाँ पे मेंशन है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो मैं ये आपसे पेपर में भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये है कि हम चेक करते हैं कि बेसिकली स्टेबिलिटी, दिस इज एनाइन, ये एनाइन है, ये भी एनाइन है, ये भी एनाइन है। एनाइन है तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस बर्डन, बर्डन फील है, इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पर बोझ। अगर ठीक है, अगर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बोझ है, तो व्हाट विल बी द स्टेबल कंडीशंस? अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच हो और वो विड्रॉइंग ग्रुप इससे इसका नेगेटिव चार्ज ले ले, तो देन दिस विल बी टूवर्ड्स इन द स्टेबल कंडीशन। तो इसका मतलब ये CH2 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, अगर ये कोई इसके साथ शेयर कर ले, लाइक कोई नेगेटिव चार्ज इसका अपनी तरफ खींच ले, तो इसका मतलब ये स्टेबल फॉर्म में हो सकता है, स्टेबल फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब इसके साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अटैच होना जरूरी था, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इस केस में भी अटैच है, इस केस में भी अटैच है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा। मींस इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसने अपने ऊपर ले लिया, मींस इसका बोझ इसने अपने ऊपर ले लिया, तो इसका मतलब इस एनाइन को इसने स्टेबल करने की कोशिश की। सेम वही प्रोसेस यहीं पे भी रिपीट हो रहा है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, सो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड? इन तीनों में से कौन से एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? अच्छा, अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या इस कार्बोनाइल का, क्या इस कंपाउंड में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो सकती है? ये नेगेटिव चार्ज, ये ग्रुप इसके साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, बट ये ग्रुप इसके साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका मतलब इस कंपाउंड में क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। ये ग्रुप इसके साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, क्या ये ग्रुप इसके साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन में हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है। ये ऑक्सीजन लोन पेयर अगर यहाँ डोनेट करे, तो अगर ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करे, देन अगेन ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ओ नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब ये ग्रुप भी यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन में इसके साथ है, इस कंपाउंड में क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में भी क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, बट इस कंपाउंड में क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। ये ग्रुप तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, बट ये ग्रुप इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, यू कैन सी। अच्छा, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट और ड्रॉबैक ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन? नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो 100% इसका नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनाइल ने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 100%। इस केस में क्या है कि इसने उसको, इसका नेगेटिव चार्ज, ये कार्बो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले सकता है, बट बेसिकली ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कि इसके साथ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, सॉरी कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, क्योंकि इस कंपाउंड में क्रॉस कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करती है, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, तो ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% ये नेगेटिव चार्ज इसका नहीं लेगा। देयर आर सम हो चांसेस कि ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करे, ये इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। इसका मतलब कॉन्जुगेशन में ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है और ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन। इसका मतलब कि सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अब 100% इस नेगेटिव चार्ज को अवेलेबल नहीं है। अगर 80% यहाँ अवेलेबल है, तो 20% इसकी एफिलिएशन इसके साथ होगी, कुछ 20% ये इसके साथ भी इन्वॉल्व हो जाएगा एक डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मींस पहले इस केस में ये 100% अवेलेबल था इसका नेगेटिव चार्ज कंपेंसेट करने के लिए, लेकिन इस केस में 100% में 80% तो ये इसका करेगा, लेकिन 20% ये हम इसकी इन्वॉल्वमेंट इसके साथ भी हो सकती है। सेम इस केस में ये अगर 60% यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो 40% इसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी हो सकती है। ये मैंने अपने ओन से किया है, लाइक दिस इज नॉट द लाइक प्रॉपर अथेंटिक वैल्यूज के 80% इसके साथ होगा, 20% नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपनी फुल पावर के साथ इसका नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे सपोज करो वो 80% कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा बैलेंस यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड।
फिर 80% अगर ये कर रहा है तो देन दिस कंपाउंड विल बी इन इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, देन इंटरमीडिएट लेवल पे ये स्टेबल होगा, और एट द एंड लेस स्टेबल ये क्यों। अच्छा, अब ये है कि अगर ये यहाँ पे 80% इसके साथ इन्वॉल्व है तो 20% इसके साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। और यहाँ पे ये 40% इसके साथ इन्वॉल्व है। ऐसा क्यों किया मैंने, इसको मैंने 80-20 की सीरीज में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, इसकी ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होने की नेचर की वजह से ये लोन पे इतना इजीली डोनेट नहीं करता। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये बड़ी जल्दी लोन पे डोनेट करेगा, तो यहाँ से फिर डबल बॉन्ड ब्रेक होके ओ नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए बेस्ड ऑन दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये लोन पेयर जल्दी डोनेट करा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो कार्बोनाइल है, ये इसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व है इस केस में, लाइक ये स्पीड से इन्वॉल्व है, तो 40% इसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो गई है। तो अगर 40% इसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो गई है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका मतलब सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि पहले ये इसकी कैपेसिटी जो 100% थी इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने की, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो विड्रॉ करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। यहाँ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट थी, तो इस वजह से अब ये पूरी तरह सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज नहीं खींच सकता, क्योंकि अब इसकी इन्वॉल्वमेंट कुछ इस साइड पे भी है इसलिए। सो क्रॉस कॉन्जुगेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन के प्रेजेंट होने से क्या होता है, बेसिकली क्रॉस कॉन्जुगेशन के प्रेजेंट होने से हम स्टेबिलिटी का लॉस होता है, सिंपल वर्ड्स में हम सिर्फ ये कह सकते हैं। तो अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं थी, 100% इसका नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बैलेंस कर रहा था। यहाँ पे वो दूसरी तरफ भी इन्वॉल्व है, इसलिए अब इसका फुल फोकस इस तरफ नहीं इस साइड पे भी है, इसलिए ये फुल कंसंट्रेशन से इसका नेगेटिव चार्ज बैलेंस नहीं कर सकता। यहाँ पे इसकी मजीद जो है कंसंट्रेशन इस साइड पे है, तो इस वजह से इसको 100% ये बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज somehow about the cross conjugation. अब हम थोड़ा सा फिजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले ऑर्बिटल पिक्चर्स का आपको ऑलरेडी आइडिया है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने आपको सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, डबल सिंगल डबल। तो यहाँ पे मैंने एक ब्यूटाडाइन कंपाउंड लिया है, आपको पता है ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कॉन्जुगेशन है तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस भी होगी। देखने में ये लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, तो ये सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की लेंथ कम होगी। तो बेसिकली कॉन्जुगेशन की प्रेजेंस से डीलोकलाइजेशन की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन हो रही है, और डीलोकलाइजेशन की वजह से ऑल बॉन्ड्स आर इन सेम इन लेंथ। ये नहीं होगा कि ये डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ है तो यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ है तो आगे भी हो सकता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कुछ इस तरह बनेगा, वो भी मैंने आपको बनाना बताया है। लाइक सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हमने हर जगह सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ भी है, तो हमने डॉटेड से डबल बॉन्ड हर तरफ शो कर दिया। तो दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन थी, और अगर कॉन्जुगेशन है तो डीलोकलाइजेशन होगी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि अगर ये टू है, ये भी टू है, तो इस डबल बॉन्ड का करेक्टर थोड़ा सा इस साइड पे भी मूव करेगा, इस डबल बॉन्ड का करेक्टर थोड़ा सा इस साइड पे भी मूव करेगा। तो अगर ये -x होगा डबल बॉन्ड की लेंथ, और यहाँ से भी -x कम होगी, तो वो इसी में ऐड हो जाएगी। है इसको इतना ज्यादा डीप लेने की जरूरत नहीं, आपको पता है कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है तो डीलोकलाइजेशन है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस वजह से सब बॉन्ड्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अच्छा, और क्रॉस कॉन्जुगेशन, सॉरी, कॉन्जुगेशन को हम कैसे शो कर सकते हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इन दोनों की भी sp2 है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब इसके पास भी एक प्योर p ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक प्योर p ऑर्बिटल है, और सेम नेक्स्ट कार्बन के पास भी एक प्योर p ऑर्बिटल है, एंड देन नेक्स्ट कार्बन के पास भी प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है। ये भी हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो डबल बॉन्ड है बेसिकली साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, तो सबके पास ऑर्बिटल था। तो डीलोकलाइजेशन कैसे हो सकती है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर डबल बॉन्ड इन दोनों ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से यहाँ बन सकता है, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स भी तो सेम डिस्टेंस में हैं जिस तरह इन दोनों का डिस्टेंस है, सेम ओरिएंटेशन में है जिस तरह ये दोनों ओरिएंटेशन में है, इसलिए डबल बॉन्ड के चांसेस यहाँ भी है।
सेम अगर डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है और इस तरह हम इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई कॉन्जुगेशन थी तो कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन हो सकती है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं, रेजोनेंस की। अच्छा, लुक एट दिस कंपाउंड, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल सिंगल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन तो नहीं, उसमें तो अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड चाहिए होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 है, इसकी क्या होगी, इसका मतलब इसकी sp3 है, इसकी sp2 है, इसकी sp2 है। ये अगर sp2 है तो इन दोनों के sp2 है तो इन दोनों के पास प्योर p ऑर्बिटल्स हैं। इसकी sp3 तो इसके पास कोई प्योर p ऑर्बिटल नहीं है, इन दोनों के गेन sp2 है तो इन दोनों के पास प्योर p ऑर्बिटल है। इन चारों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है तो वो यहाँ ही रहेगा क्योंकि इसके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ यहाँ पे ही कंसंट्रेटेड रहेंगे, वो कहीं और मूव नहीं कर सकते पाई बांड के जो दो इलेक्ट्रॉन हो। सेम यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बांड के जो इन दोनों की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बांड, वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिर्फ इस साइड पे कंसंट्रेटेड होंगे, वो डीलोकलाइज नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। जिस तरह यहाँ पे सारे पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह यहाँ से यहाँ घूम सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं क्योंकि डीलोकलाइजेशन थी, सबके पास प्योर पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। इस केस में ऐसा नहीं है, तो ये आपको ऑलरेडी आइडिया था। इट्स मीन डीलोकलाइजेशन के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है। suitable distance of the orbitals, we need proper suitable distance of the orbitals, अगर होगा then ये orbital overlap करेंगे, that comes basically from conjugation। ठीक है, स्पेसिफिक डिस्टेंस सब ऑर्बिटल्स में है, सबके पास प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं, इस वजह से इस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन है। यहाँ पे इन दोनों ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस था बट अब इसका और इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई है। यहाँ पे ओवरऑल कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब हमें सूटेबल डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए होता है जो कि इस कंपाउंड में है, तो दिस इज द फर्स्ट नीड फॉर डीलोकलाइजेशन। अच्छा, सूटेबल डिस्टेंस के अलावा प्योर पी ऑर्बिटल्स का भी होना जरूरी है। अब इस कार्बन के पास कोई प्योर पी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकी। अच्छा, इस केस में हमारे पास कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रही है, सबके पास प्योर पी ऑर्बिटल्स भी हैं, तो ये फर्स्ट नीड फुलफिल हो गई। प्योर पी ऑर्बिटल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबका प्रॉपर डिस्टेंस है, इसका मतलब सेकंड रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि इन सब ऑर्बिटल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। लाइक अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स दोनों वर्टिकल हैं तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, लेकिन अगर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड है तो इसका मतलब ये दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये सी डबल बॉन्ड सी है तो ये वर्टिकल है, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर लूं तो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, ठीक, तो इस लेकिन दोनों के पास प्योर पी ऑर्बिटल हैं, प्रॉपर डिस्टेंस भी है, लेकिन ओरिएंटेशन अगर ऐसे है तो फिर भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे ये ओरिएंटेशन रॉन्ग है, सेम ये ओरिएंटेशन भी रॉन्ग है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ये है। तो डीलोकलाइजेशन के लिए हमारे पास क्या नीड होती है, प्योर ऑर्बिटल्स, उनका प्रॉपर डिस्टेंस और फिर देन उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा इस एग्जांपल को। सी डबल बॉन्ड सी, देन ऑक्सीजन है, देन मिथाइल। तो ये दोनों सी डबल बॉन्ड सी है, इसका मतलब इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। sp2 है तो इसका मतलब इसके पास भी, बच्चों ये बातें मैं 1000 टाइम रिपीट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से वाइंड अप कर रही हूँ। इन दोनों के पास प्योर पी ऑर्बिटल है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है कि इसके पास एक लोन पेयर है। अच्छा, दो लोन पेयर होते हैं बेसिकली, तो हम अगर एक लोन पेयर की बात करें तो वो लोन पेयर भी बेसिकली किसी ऑर्बिटल में ही होगा ना। ठीक हो गया, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में यहाँ से लेके यहाँ तक डीलोकलाइजेशन हो सकती है। दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेशन। आपको पता है डबल डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन साथ ही आपके पास एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास लोन पेयर हो। ये कॉन्जुगेशन की टाइप्स में मैंने बताया था आपको, तो इसका मतलब यहाँ भी इस कंपाउंड में यहाँ से लेके यहाँ तक डीलोकलाइजेशन हो सकती है। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड, ये आपके कोर्स कंटेंट में भी होगा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी
सारा जो इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रो ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को मैंने बेंजीन के साथ रिंग के साथ अटैच करके भी आपको बताया हुआ है, और मैंने बताया हुआ है कि ये इसके साथ रेजोनेंस में देखने में ये हमें तीनों, ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लग रहा है, ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लग रहा है, ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लग रहा है। तो ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या इन बिटवीन है, तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, लाइक कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब डीलोकलाइजेशन हो सकती है। अगर इसके साथ डीलोकलाइजेशन हो सकती है तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये तीनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक किया जाता है, और ये मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके नहीं बताया। आपको पता है यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, और देन यहाँ पे एक और सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से अटैच होता है, ठीक है। उस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो विदड्रॉइंग ग्रुप ने क्या करना होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करना होता है। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करना है तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ बनेगा, और इस नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके सेम दोनों ऑक्सीजन ओ नेगेटिव हो जाएंगे, और दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में हो जाएंगे। ये आपकी बुक में अवेलेबल होगा, आप यहाँ से देख लेना। अगर आपको समझ नहीं आए तो इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। इसका मतलब यहाँ पे ये भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ये भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ये भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। इन तीनों नाइट्रो ग्रुप्स का ऐसे केस है, क्योंकि ये अगर इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो तीनों के साथ यही केस है कि ये सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि सिंगल डबल इन बिटवीन है, ठीक है। और लेंथ भी सबकी क्या होगी, जब सब कॉन्जुगेशन में है, सब रेजोनेंस में है, तो सब डीलोकलाइजेशन में है, तो इसका मतलब सबकी लेंथ भी सेम होगी। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस केस, अब अगर हम ऐसा करें कि इस वही कंपाउंड लें बट इसके इस पोजीशन पे मैंने आयोडीन लगा दी। आयोडीन लगाने से क्या होगा, आयोडीन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, तो ये बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जब ये बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा तो इस हायर ग्रुप की इसके साथ लाइक जो है स्टेरिक हिंड्रेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, मींस जो है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपेल करेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ा ग्रुप है। सेम यहाँ पे भी इसके साथ रिपल्शन होगी, जब ये यहाँ पे इसके साथ रिपल्शन होगी, यहाँ पे भी इसके साथ रिपल्शन होगी, तो ये क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये थोड़ा सा प्लेनर से थोड़ा सा डाउन साइड पे चला जाता है, थोड़ा सा बैकवर्ड चला जाता है। सेम ये भी बॉन्ड थोड़ा सा बैकवर्ड चला जाता है, स्टाइल हिंड्रेंस को ओवरकम करने के लिए, लाइक अवॉइड करने के लिए। तो हमने पहले पढ़ा है कि डीलोकलाइजेशन के लिए हमारे पास ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, प्योर ऑर्बिटल्स का, उनका प्रॉपर डिस्टेंस, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल्स थे, उनका प्रॉपर डिस्टेंस था, सो दैट्स व्हाई रिंग से इलेक्ट्रॉन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कर दिया, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस केस में ये कंपाउंड प्लेनर नहीं रहता, ये दोनों बॉन्ड थोड़ा सा बैकवर्ड चले जाते हैं, यहाँ से ये वाला बॉन्ड और यहाँ से ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इसके साथ स्टेरिंग हिंड्रेंस में आ जाते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए दोनों से बैक साइड, जिससे क्या होता है कि दे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहती ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए, इसलिए यहाँ देन ये भी सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ये भी मींस यहाँ डबल बॉन्ड कटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यहाँ भी डबल बॉन्ड कटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अच्छा, तो जिस तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड कटर एग्जिस्ट करा था, ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे थे इसके साथ, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे थे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे थे। अब इस केस में ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की लेंथ में डिफरेंस होगा, ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, डीलोकलाइजेशन की वजह से डबल बॉन्ड कटर आ रहा है। अब इस केस में नहीं आ रहा, क्यों, ये थोड़ा सा बॉन्ड बैकवर्ड चला गया, जब ये बैकवर्ड चला गया तो अब इसके ऑर्बिटल प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं रहे, इसलिए डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकी। तो हमने पढ़ा है कि प्योर ऑर्बिटल्स चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए,
तो यहाँ पे वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिलती, सर से ये बॉन्ड सिंगल ही रहेगा, यहाँ से ये बॉन्ड भी सिंगल ही रहेगा, जस्ट एक बड़ा ग्रुप यानी यहाँ पे लगा दिया उसकी वजह से। ठीक है, तो इन दोनों की लेंथ का कंपैरिजन करेंगे तो ये लेंथ लॉन्गर होगी क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड फैक्टर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फैक्टर एग्जिस्ट करा है, इस वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होगी। अच्छा, आपके पास अब है एक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दिस इज इथाइल अमीन एंड दिस इज एनिलीन, इसको एनिलीन कहते हैं। बेंजीन के साथ जब NH2 ग्रुप लगा हो तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं। अच्छा, और इस एनिलीन के हम प्रॉपर रिएक्शंस, इसकी प्रिपरेशंस, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, ये हम प्रॉपर क्लास की स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, एज अ बेस काम करता है। ठीक है, सेम ये भी एज अ बेस काम करता है, बट इन दोनों में से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो विच विल बी द स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी या ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी? ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ये इन दोनों का, ये दोनों सेम है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है एज कम्पेयर टू दिस एनिलीन। रीजन, बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर को डोनेट करना। ठीक है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकता है, सही है, बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो कर सकता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये लोन पे यहाँ डबल बॉन्ड बना दे तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप हमेशा रिंग में नेगेटिव चार्ज आता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव हो सकता है, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव हो सकता है, ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का ग्रुप का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, और अगर नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो ये बिल्कुल इसके फ्रंट पे आ जाएगा। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की हुई हैं कि नेगेटिव चार्ज को बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के फ्रंट पे होना चाहिए, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट होना चाहिए। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के एडजेसेंट होना चाहिए। तो जब लोन पे यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, देन नेगेटिव चार्ज अंदर से बात है आर्थो से पैरा पे जाएगा, तो पैरा पे अगर आया तो ये ग्रुप पैरा पे लगा है, इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ भी खींच सकता है। डबल बॉन्ड ये यहाँ पे और ये नाइट्रोजन, ये सेम वही एग्जाम्पल मैंने जो मैं आपको इधर ऊपर एक्सप्लेन कर रही थी, डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ एग्जिस्ट करता है, वो मैंने आपको ये बता दिया कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, डबल बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और देन यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। मैं यहाँ बनाना भूल गई हूँ, ठीक हो गया, ये चीज मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करी। ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्रुप इस रिंग के साथ जो है वो क्या है? कॉन्जुगेशन में है, डीलोकलाइजेशन में है। ठीक है, तो सेम ये सिचुएशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही थी। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती क्योंकि ये थोड़ा सा आउटवर्ड मूव हो जाता है बॉन्ड, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं रहता। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड यहाँ बनाए और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर और नेगेटिव करे, इस तरह यहाँ पॉसिबल नहीं। अच्छा, हम यहाँ पे बेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, एनिलीन का इस बेस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, इन दोनों के साथ, ये दोनों सेम है, ये साइक्लिक है, ये जो है ओपन चेन है। ठीक है, तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? यहाँ पे इसके लोन पेयर 100% अवेलेबल है, वो पीछे से किसी के साथ भी रेजोनेंस पे नहीं है कि उसका लोन पेयर वो किसी को डोनेट कर सकते, क्योंकि वो रेजोनेंस पे नहीं है। यहाँ पे ये रिंग के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस हो सकती है, तो अगर ये डीलोकलाइज कर सकता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब 100% इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। इसका 100% कैपेसिटी नहीं है कि किसी भी एसिड पे, किसी भी एसिड पे, प्रोटॉन पे अटैक कर सकते। ये 100% अवेलेबल है इसका लोन पेयर किसी पे भी अटैक करने के लिए, 100% अवेलेबल है, तो ये ज्यादा जल्दी किसी भी एसिड पे अटैक करेगा। लेकिन ये रिंग के साथ बिजी है, इन्वॉल्व है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन एंड डीलोकलाइजेशन, ये इन्वॉल्व है, तो ये इसके लोन पेयर लाइक ऑल टाइम अवेलेबल नहीं है। अगर उसने यहाँ डोनेट कर दिया तो वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, देन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वो इसके साथ आ जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ भी मूव करेगा, इसका मतलब लोन पेयर डीलोकलाइज होने की वजह से 100% अवेलेबल नहीं है। तो बेस का कंपैरिजन करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी, क्योंकि ये इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर पीछे से किसी के साथ लिंक्ड नहीं, इसका लोन पेयर लिंक्ड है, इस वजह से ये 100% अवेलेबल नहीं है।
ये ज्यादा फास्ट एसिड पे अटैक करेगा, ये लेस करेगा। तो लोन पेयर डोनर अच्छा नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग लोन पेयर डोनर है, इसलिए ये लेस अवेलेबल है डोनेशन के लिए, ये स्ट्रॉन्गली अवेलेबल है। तो कंपैरिजन करें तो ये वाली बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे बेस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये लेस बेसिक है। रीजन वही है कि यहाँ से ये लोन पे अगर यहाँ डोनेट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा तो ये नाइट्रो उस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, सेम अगर इसके साथ भी ये ऐसे ही इन्वॉल्व हो सकता है, सेम वो यहाँ भी आ सकता है, इसके साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है, सेम वो यहाँ भी जा सकता है, इसके साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे इसके लोन पेयर 100% अवेलेबल नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज लेस बेसिक। बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे मैंने इसके साथ चेंजिंग क्या किया है कि इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के अब यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दी। अब यहाँ पे दो बड़े ग्रुप लग गए हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप बहुत बड़े ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इज लार्जर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो अब इसकी और इसके साथ जो क्या होगी, बेसिकली रिपल्शन होगी, जिस तरह मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। जब मैं रिपल्शन होगी, लाइक स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, तो ये दोनों नाइट्रो ग्रुप्स क्या होंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, बेंट हो जाएंगे। जब ये बेंट हो जाएंगे तो प्रॉपर इनके ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन नहीं रहेगी। जब ओरिएंटेशन नहीं रहेगी तो ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा और ये डबल बॉन्ड इस नाइट्रो की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। इसका मतलब इन मिथाइल ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गई है। इस टर्म को हम इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ लार्जर ग्रुप्स अटैच हो गए हैं जिन्होंने इन दोनों नाइट्रो ग्रुप्स को आउट ऑफ प्लेन कर दिया है। आउट ऑफ प्लेन से इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं रही। जब हमें पता है कि वी नीड फॉर डीलोकलाइजेशन वी नीड थ्री थिंग्स, प्योर ऑर्बिटल, प्रॉपर डिस्टेंस एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर इन तीनों में से कुछ भी मिस हो तो डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये लोन यहाँ डोनेट नहीं हो सकता और ये डबल बॉन्ड नाइट्रो को नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गई है, नाइट्रोजन बेंट हो जाता है, ओरिएंटेशन रिस्ट्रिक्ट कर देती है। सेम इस केस में अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ बना हो तो ये इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका लोन पेयर डोनेट नहीं हो सकता, तो देन इट्स लोन पेयर इज 100% अवेलेबल। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है इनके साथ। तो जब इन्वॉल्व हो जाता तो लोन पेयर 100% अवेलेबल नहीं रहता। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ये जल्दी से किसी प्रोटॉन पे अटैक कर सकता है एज कम्पेयर टू दिस वन। सेम ये मैंने पहले वाली एग्जांपल कोड की है कि यहाँ पे आयोडीन है, ये लार्जर ग्रुप है, तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली डोनेट कर सकता है, लेकिन लार्जर ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में ऑर्बिटल्स नहीं रहते, तो इस वजह से यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सही है। और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम इस तरह बना सकते हैं तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड का हम इस तरह बनाते हैं। और ये पिक्चर में आपको, ये बेसिकली मैंने डीलोकलाइजेशन बेंजीन में शो करने की कोशिश की है कि बेंजीन के पास 6 कार्बन एटम्स हैं, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सबकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो इट्स मीन सबके पास प्योर p ऑर्बिटल्स हैं और सब प्योर p ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने सारे कार्बन के ऊपर प्योर p ऑर्बिटल बना दिया, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया और सबको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो सेम अगर ये दोनों डबल बॉन्ड बना सकते हैं तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड बना सकते हैं तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड बना सकते हैं तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। तो सिर्फ सेम मैंने लोअर लोब्स को भी अटैच करके बताया है, तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड शो करने की कोशिश की है। डबल बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ भी होगा, यहाँ है तो यहाँ भी होगा, यहाँ है तो यहाँ भी होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस। दिस विल बी द लॉ, this is actually the last lecture of the resonance. तो next lecture हम start करते हैं, that will be about on हक्कल रो। ठीक है, तो ये उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा,
फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, ठीक है। ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, दिस इज आल्सो बेस, दिस इज आल्सो बेस, दिस इज which will be strong, which will act as a strong base, this ethyl amine will be a strong base or this aniline will be a strong base, ठीक है। तो आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि कौन सी बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस केस में आपके पास ये भी मैंने केस आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। लाइक CH3 ग्रुप्स लगा के, जब CH3 ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स अटैच हो गए हैं तो वो बल्कि ग्रुप यहाँ भी अटैच हो गए हैं, यहाँ भी अटैच हो गए हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दोनों CH3 ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो थे तो अब मैंने यहाँ भी दोनों अल्काइल लगा दी। तो बल्कि ग्रुप की अटैच होने की वजह से वो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के साथ रीलोकलाइजेशन में नहीं होगा, 100% अवेलेबल होगा और स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट कर सकेगा। दिस इज एक्चुअली नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अच्छा, दिस इज बेसिकली आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये अल्कोहल है और ये फिनोल है, तो एसिडिटी का कंपैरिजन करें जिस तरह हम बेसिसिटी का किया है, तो आप ये मैं क्वेश्चन आपसे क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगी, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मींस ये ऑक्सीजन प्रोटॉन बड़ी जल्दी क्विट कर देगा, लूज कर देगा। एसिडिटी का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, जिस तरह हमने बेस का किया है कि अगर कोई बेस जितनी जल्दी प्रोटॉन पे अटैक करेगी, जितने जल्दी उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो प्रोटॉन पे अटैक कब करेगी, जब उसके पास 100% लोन पेयर अवेलेबल होगा। यहाँ अवेलेबल था इसलिए 100% अवेलेबल था, इसने अटैक किया प्रोटॉन पे, ठीक है। इस केस में वो रिंग के साथ इन्वॉल्व था, इस 100% अवेलेबल नहीं था, तो इसकी बेसिसिटी कम हो गई। एसिडिटी का हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, एसिडिटी होता है कि ऐसा कंपाउंड जो जल्दी से प्रोटॉन को लूज कर दे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो प्रोटॉन को ये ज्यादा जल्दी लूज करेगा या ये, तो एसिडिटी के केस में रिवर्स है। यहाँ पे ये फिनोल प्रोटॉन को इजीली जो है वो, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिटी और बेसिसिटी का कंपैरिजन किया था, तो वही कंपैरिजन है यहाँ पे। ये इस डिपेंड करता है, जब ये प्रोटॉन को लूज करेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर तो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करेगा। हाँ, तो इसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, क्यों, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, तो इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। डिफरेंट यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे आ जाता था 2, यहाँ पे चला जाता था 3 और 3, और इस केस में क्या है 1 2, और जब यहाँ पे आता है तो इसके साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है 3 और यहाँ पे 4। इस केस में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और सिंपल केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, किसके, कॉन्जुगेट बेस के। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसकी भी ज्यादा, जिस इंटरमीडिएट के ज्यादा बने वो स्टेबल होता है। तो ये फिनोल बड़ी जल्दी प्रोटॉन को लूज करेगा, क्योंकि जब ये प्रोटॉन को लूज करता है तो इसकी कॉन्जुगेट जो बेस बनती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। इसके कंपैरिजन में जब ये प्रोटॉन लूज करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको कोई भी स्टेबलाइज नहीं करेगा, उसको कोई भी कंपनसेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये डीलोकलाइज हो ही नहीं सकता। तो अल्कोहल लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू फिनोल। तो ये सारा कुछ आपकी बुक में मेंशन है, तो ये मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट करती हूँ आपका, डेट विल बी द सेकंड लेक्चर फॉर टुडेज वीक, फॉर दिस वीक। सो हाँ, तो वो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो है मीटिंग में इसको एक्सप्लेन करूँ।